मैं हूँ वैष्णवी चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जेएनयू स्टडी पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी जीडी में आने वाले साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 5 क्लास हो चुकी है, आज की ये 6th क्लास है। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ वो क्लास जाकर ज़रूर देखना। इन क्लासेस से आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और आज की इस क्लास में हम साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना नहीं भूलिए, ताकि जो अपकमिंग वीडियोज़ है उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। सूचक है तो अम्ल क्षार के सूचक के रूप में इनमें से कौन सा उपयोगी नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है गुड़हल, सेकंड दे रखा है फिनोल्फ्थेलिन, थर्ड दे रखा है साधारण नमक और फोर्थ दे रखा है हल्दी। तो कौन सा सूचक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है ये हमको बताना है। तो जो गुड़हल होता है यह अम्ल क्षार का एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्लीय विलयनों को, जितने भी अम्लीय विलयन होते हैं उनको गहरा गुलाबी रंग प्रदान करता है, जिसको मैजेंडा भी कहते हैं। ये जितने भी अम्लीय विलयन होते हैं उनको गहरा गुलाबी रंग या फिर मैजेंडा कलर प्रदान करता है, जबकि क्षारीय विलयन के साथ ये क्षारीय विलयन को ये हरा रंग प्रदान करता है, हरा रंग देता है सारी विलयन के साथ। सेकेंड है फिनोल्फ्थेलिन। फिनोल्फ्थेलिन जो होता है ये अम्लीय विलयन जो होते हैं उनमें कोई भी रंग प्रदर्शित नहीं करता है। अम्लीय विलयनों के साथ ये रंगहीन होता है, जबकि क्षारीय विलयन के साथ ये गुलाबी रंग देता है। यह एक प्रकार का संश्लेषित सूचक है या कहे तो कृत्रिम सूचक है। थर्ड दे रखा है साधारण नमक। तो साधारण नमक का उपयोग सूचक के रूप में नहीं किया जा सकता। फोर्थ दे रखा है हल्दी। तो हल्दी जो होता है यह भी अम्लीय विलयन के साथ तो कोई रंग प्रदर्शित नहीं करता है, लेकिन क्षारीय विलयन के साथ यह लाल रंग प्रदर्शित या लाल रंग देता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा कि साधारण नमक जो होता है उसको सूचक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल जो होते हैं स्वाद में तो खट्टे होते हैं तथा एक प्राकृतिक सूचक है लिटमस पेपर। वह अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं और अम्ल संक्षारित प्रकृति के होते हैं। क्षार क्या होते हैं? तो क्षार जो होते हैं यह स्वाद में कड़वे और तीखे होते हैं, तीखे होते हैं तथा छूने पर यह चिकने होते हैं। इसके साथ साथ यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार जो होता है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है केशिकाएं, सेकंड दे रखा है विली, थर्ड दे रखा है शिराएं और फोर्थ दे रखा है धमनियां। तो सबसे पहले तो परिसंचरण तंत्र, इस परिसंचरण तंत्र के जनक के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। परिसंचरण तंत्र के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो परिसंचरण तंत्र के जनक के रूप में विलियम हार्वे को जाना जाता है। यह पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है केशिकाएं। तो केशिकाएं जो है वह परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। यह केशिकाएं जो होती है यह रक्त वाहिकाएं जो होती है उनमें सबसे छोटी और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली संरचना होती है, जो कि सभी अंगों से अशुद्ध रक्त लाने वाली शिरा और हृदय से शुद्ध रक्त
सभी अंगों तक पहुंचाने वाली धमनी के बीच संबंध बनाने का कार्य करती है। और केशिकाओं का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है कि यह रक्त और ऊतक कोशिकाओं के बीच सामग्रियों का आदान प्रदान करने का कार्य करती है। यह केशिकाओं के प्रमुख कार्य। तो यह तो परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। सेकेंड है विली। तो विली जो है यह हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि छोटी आंत का हिस्सा है, जिसके अंदर ये उंगली नुमा संरचना होती है, जो कि हमारे द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसके अवशोषण में सहायक होती है। थर्ड है शिराएं। तो शिराएं जो होती है यह हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त या CO2 युक्त रक्त जो होता है उसको हृदय तक लाने का कार्य करती है। इसमें अशुद्ध रक्त होता है, एक होती है पल्मोनरी शिरा जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है, जो कि एक अपवाद है। थर्ड है धमनियाँ। फोर्थ है धमनियाँ। तो धमनियाँ जो होती है यह हृदय द्वारा जो भी हृदय हमारा काम करता है ब्लड प्योर करने का, तो जो भी ब्लड ये हृदय प्योर करता है उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य जो करती है वह धमनियाँ करती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। केशिकाएं भी परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है, शिराएं भी है और धमनियाँ भी है। विली जो है यह स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। इनमें से हमको एक कोशिकीय जीव के बारे में बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है लाल शैवाल, सेकंड दे रखा है मांसपेशियों की कोशिकाएं, थर्ड दे रखा है कवक और फोर्थ दे रखा है जीवाणु। तो सबसे पहले तो एक कोशिकीय जीव और एक होते हैं बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किन्हें कहते हैं? जिनका शरीर केवल और केवल एक कोशिका से मिलकर के बना होता है, या जिनके शरीर में केवल और केवल एक कोशिका पाई जाती है उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और बहुकोशिकीय जीव किन्हें कहते हैं? जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है या जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका क्या होती है? कोशिका जो होती है वह सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका को सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल देखें कि ऐसे कौन कौन से जीव है जो कि केवल और केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो बैक्टीरिया, जीवाणु, PPLO जिसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, जो कि पादप जगत के जोकर के रूप में भी जाना जाता है, और नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तीन जो होते हैं यह एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल है। अब बहुकोशिकीय जीव तो आपके आसपास जितने भी प्लांट्स, पौधे और एनिमल्स, जंतु और हमारा शरीर, ये सभी क्या है? ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। तो यहाँ एक कोशिकीय जीव के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 जीवाणु, बैक्टीरिया जो है यह एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्फिग्नोमेनोमीटर का उपयोग निम्न में से किसको मापने के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्युत प्रवाह, सेकेंड है आर्द्रता, थर्ड है वायु और फोर्थ है रक्तचाप। तो जो स्फिग्नोमेनोमीटर है इसका यूज ब्लड प्रेशर मापने में किया जाता है। आपने देखा हो तो कभी आप डॉक्टर के पास गए हो या डॉक्टर खुद घर पे आए हों आपका चेकअप करने के लिए, तो सबसे पहले वह आपके ब्लड प्रेशर को मापते हैं। उनके पास एक मशीन होती है जिसमें वह आपके ब्लड प्रेशर को मापते हैं। सामान्य व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप होता है, वह 120
80 mm ऑफ Hg होता है। यह सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्फिग्नोमेनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो यह रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है सब्जी या फूल और फल उगाना, सेकंड दे रखा है अंगूर की खेती, थर्ड दे रखा है मछली पालन और फोर्थ दे रखा है रेशम कीट पालन। तो विटीकल्चर के रूप में अंगूर की खेती को जाना जाता है। अंगूर की खेती को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है, या अंगूर की खेती जो करते हैं उसको विटीकल्चर कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सब्जी या फूल और फल उगाना। तो सब्जी या फल और फूल उगाना हार्टिकल्चर कहलाता है। उद्यान कृषि या हार्टिकल्चर सब्जियां, फल और फूल उगाने को कहते हैं। थर्ड है मछली पालन। तो मछली पालन को पीसी कल्चर के रूप में जाना जाता है। मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। जबकि फोर्थ दे रखा है रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, मछली पालन को क्या कहते हैं, सब्जियां, फूल और फल उगाने को क्या कहते हैं। तो इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने में येस्ट बैक्टीरिया की मदद से बनता है। मतलब कि दूध से दही किस बैक्टीरिया की मदद से बनता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बिफिडोबैक्टीरिया, सेकेंड दे रखा है दुग्धमाल, थर्ड दे रखा है लैक्टोबैसिलस और फोर्थ दे रखा है बैसिलस कोंगुलांस। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वह सहायक होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध से दही बनाने में सहायक होता है। बैक्टीरिया जो होते हैं वह कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वह हानिकारक होते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वह लाभदायक भी होते हैं। जहाँ हानिकारक बैक्टीरिया जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ऐसे जीवाणु जो होते हैं ये मनुष्य में रोग पैदा करते हैं। जबकि जो लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं वह मृत पशुओं और पौधों के पुनर्चक्रण में सहायता करते हैं। इसके साथ साथ उद्योगों में जीवाणु, सीवेज के उपचार और तेल के बिखराव के विघटन में भी महत्वपूर्ण है। और हमारे पेट के जीवाणु जो होते हैं वह भोजन पचाने में भी और कीटाणु को नष्ट करने में भी सहायता प्रदान करते हैं। पोषक तत्व प्रदान करने में भी हमारी सहायता करते हैं। अच्छे जीवाणु जो होते हैं वह बुरे जीवाणु जो कि बीमारियां पैदा करते हैं हमारे अंदर, उनको भी नियंत्रित करने का यह कार्य करते हैं। जीवाणु की खोज से भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि बैक्टीरिया या जीवाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी और इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम जीवित कोशिका की भी खोज की गई थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच स्केल की सीमा क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 0 से 14, सेकंड दे रखा है 1 से 10, थर्ड दे रखा है 1 से 7 और फोर्थ दे रखा है 0 से 10 तक। तो पीएच स्केल जो होती है उसकी सीमा जो होती है वह 0 से लगा करके 14 तक होती है। पीएच स्केल की सीमा जो होती है वह 0 से लगाकर 14 तक होती है। इसमें 1 से 7 तक जिस विलयन का पीएच होता है वह विलयन अम्लीय होता है और 7 से 14 तक जिस पीएच का 7 से ऊपर और 14 तक जिस विलयन का पीएच होता है वह विलयन क्षारीय होता है। और जिस विलयन का पीएच
7 होता है वह विलयन उदासीन प्रकृति का होता है। पीएच स्केल की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है सोरेनसन। इसके बारे में आप ध्यान रखना। सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल की खोज की गई थी। अब ये पीएच स्केल का मान अगर घटता है 7 से, अगर 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक आता है, तब अम्लीय विलयन या अम्लीय मान बढ़ता है। अम्लीय मान बढ़ता है, लेकिन क्षार में ऐसा उल्टा है। जैसे पीएच का मान अगर बढ़ेगा तो क्षार का मान भी बढ़ेगा, और पीएच का मान अगर घटेगा तो क्षार का मान भी घटेगा। अब किसी भी विलयन का ताप बढ़ाने पर उसका पीएच जो होता है वह घटता है। एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि अक्सर एग्जाम में बनता है कि अगर मनुष्य, जैसे हमारे रक्त होता है, उसके पीएच में अगर 0.2 की भी वृद्धि हो जाती है तो उससे हमारी मृत्यु होने तक के खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि अगर मानव के पीएच में 0.2 की भी वृद्धि हो गई तो उससे मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उससे मानव की मृत्यु तक हो सकती है। इसके बारे में आप ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0 से 14 तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है विटामिन ई, सेकेंड दे रखा है विटामिन सी, थर्ड दे रखा है विटामिन ए, और फोर्थ दे रखा है विटामिन के। तो विटामिन सी जो होता है यह मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है। इसके साथ साथ विटामिन सी जो होता है यह घाव भरने में सहायक होता है। अगर हमें चोट लग जाती है तो वहाँ पर घाव भरने में जो होता है ये विटामिन सी सहायक होता है। घाव कैसे भरता है? जब हमें चोट लगती है तो वहाँ पर जो सेल्स होती है, बहुत सारी सेल्स जो होती है वह मर जाती है, तो वहाँ पर दूसरी सेल्स जो होती है वह आकर डिवीज़न स्टार्ट कर देती है, और इसी प्रकार से यह विटामिन सी जो होता है ये मानव शरीर में सभी कोशिकाओं को एक साथ रखने में सहायता करता है। और यह विटामिन सी जो होता है हमारे मसूड़ों की स्वस्थ वृद्धि में भी सहायक होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी विटामिन सी को जाना जाता है। विटामिन ई को टोकोफेरल नाम से भी जाना जाता है। इसे सुंदरता का विटामिन या ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे शरीर की त्वचा की स्वस्थ वृद्धि में सहायक होता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो हमारी त्वचा में झुर्रियाँ उत्पन्न हो जाती है, और महिलाओं में वंध्यता का रोग भी उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ई का अन्य नाम जो है वह रेटिनॉल है। इसकी कमी से मनुष्य में रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है जिससे हमें रात में कम दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 4 विटामिन के। विटामिन के को फिल्लोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है, और यह विटामिन जो होता है रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो वहाँ पर रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा। तो इस प्रकार हमारे शरीर में जो होता है वह हमारे शरीर में इन सभी विटामिन की एक खास महत्व होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। विटामिन सी जो होता है वह मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्लास्टिक गर्म होने पर आसानी से विकृत हो जाती है उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं इन्हें आसानी से गर्म किया जा सकता है और थर्मोप्लास्टिक से बनी वस्तुओं को गर्म करके पिघलाकर वापस नई वस्तुएं बना सकते। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है इसको गर्म नहीं किया जा सकता या इनको गर्म करने पर इनसे वापस पुनः दूसरी वस्तुएं जो होती है वह नहीं बना सकते। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें थर्मोप्लास्टिक के तो टेफ्लॉन, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, ये सभी जो एक है पॉलीस्टाइरीन, ये सभी एग्जाम्पल जो है ये थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। इन सभी को आसानी से गर्म किया जा सकता है। अगर हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल देखें तो उसमें है बेकेलाइट, मेलामाइन। हमारे घर में जो स्विच लगे होते हैं वह इस बेकेलाइट से ही मिलकर के बने होते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल है। अब हमें पूछा गया है कि कौन सा प्लास्टिक गर्म होने पर आसानी से विकृत हो जाता है, तो वह थर्मोप्लास्टिक, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी में सामान्य नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक तथा हिमांक का क्या होगा, मतलब कि उसके क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्वथनांक बढ़ेगा, हिमांक घटेगा। सेकंड दे रखा है कोई परिवर्तन नहीं होगा। थर्ड दे रखा है केवल क्वथनांक बढ़ता है या घटता है। और फोर्थ दे रखा है क्वथनांक तो घटेगा लेकिन हिमांक बढ़ेगा। तो यदि पानी में नमक या किसी भी प्रकार की अशुद्धि अगर मिला दी जाए तो उसके क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट में, क्वथनांक बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट में तो वृद्धि होगी, लेकिन उसका हिमांक बिंदु या मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। पानी में किसी प्रकार की अशुद्धि अगर मिला दी जाए और उसमें नमक मिला दिया जाए तो उसका क्वथनांक बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन उसका हिमांक बिंदु या मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे तन्य धातु है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है लोहा, सेकंड दे रखा है एल्यूमिनियम, थर्ड दे रखा है तांबा और फोर्थ दे रखा है सोना। तो सबसे तन्य धातु जो होती है वो होती है सोना या गोल्ड, जिसका रासायनिक प्रतीक जो होता है वह Au होता है। रासायनिक प्रतीक जिसका Au होता है। सोना जो होता है यह सबसे ज़्यादा मुलायम, घना, चमकदार तथा सर्वाधिक संपीड्य एवं तन्य धातु होती है। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यही सोने की तन्यता कहलाती है। 1 ग्राम सोना जो होता है उससे लगभग 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है। सोना इसलिए सबसे ज़्यादा तन्य धातु के अंतर्गत आता है और सोने को उत्कृष्ट धातु के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 सोना या गोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बायोलॉजी, सेकेंड पैथोलॉजी, थर्ड पेडोलॉजी और फोर्थ वायरोलॉजी। विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन कहलाता है और विषाणुओं या वायरस की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है डीजे इवान्सकी। इन्होंने वायरस की खोज की थी। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी के नाम से जाना जाता है। अगर यह किसी परपोषी के शरीर के बाहर होता है तब यह एक निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, और अगर यह किसी जंतु के शरीर के अंदर होता है तो यह एक सजीव की तरह व्यवहार करेगा, और यह इसकी प्रजनन क्रिया भी किसी के शरीर के अंदर रहकर करता है।
फर्स्ट है यहाँ पर बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो है ये जीव विज्ञान के अध्ययन को बायोलॉजी कहा जाता है। पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी रोगों के अध्ययन को, समस्त रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जबकि पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन को पैथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है और रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, इनसे भी एग्जाम बन जाता है क्वेश्चन कि जीव विज्ञान के अध्ययन क्या कहते हैं, रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं और वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं या विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से पुरुष में हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है स्कर्वी, सेकंड दे रखा है रतौंधी, थर्ड दे रखा है बेरी और फोर्थ दे रखा है अरक्तता। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट में भी किया है कि विटामिन ए की कमी से सामान्यतः रतौंधी रोग हो जाता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, जिसमें हमें अंधेरे में या रात में कम दिखाई देता है। स्कर्वी जो है ये विटामिन सी की कमी से होता है, जबकि बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है, और अरक्तता जो होता है ये हमें हमारे शरीर में ब्लड में आरबीसी की कमी से अरक्तता या जिसको एनीमिया रोग कहते हैं यह हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी रतौंधी होगा। विटामिन ए को रेटिनॉल नाम से भी जाना जाता है और यह संक्रमण रोधी विटामिन या एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में जेनर, वाटसन, लैंड, स्टीनर, फ्लेमिंग कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में पेनिसिलिन, टीकाकरण, रुधिर वर्ग या द्विकुंडित, मतलब कि हमें यहाँ पर यह मिलान करना है कि कौन से वैज्ञानिक ने किसकी खोज की है। सर्वप्रथम जेनर है जिनका पूरा नाम जो है एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक जिसको स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता के नाम से भी जानते हैं, उसके टीके की खोज जो है वह एडवर्ड जेनर ने की है। तो फर्स्ट का हो जाएगा, सेकेंड फिर है वॉटसन। तो वॉटसन और क्रिक ने द्विकुंडलित डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया था। सेकेंड क्या हो जाएगा, फोर्थ। और थर्ड दे रखा है लैंड स्टीनर या जिनका पूरा नाम है कार्ल लैंड स्टीनर। इन्होंने रुधिर वर्ग या जो हमारा ब्लड ग्रुप है, जैसे ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ, इसकी खोज जो है वह लैंड स्टीनर या कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा की गई है। तो थर्ड का तो थर्ड हो जाएगा। और फोर्थ दे रखा है फ्लेमिंग या जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो फोर्थ का हो जाएगा फर्स्ट। तो इस प्रकार से एडवर्ड जेनर ने तो चेचक के टीके की खोज की थी, वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया था, और कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप जिसमें ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा सर्वप्रथम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवाई बनाई गई थी, जो कि कवक पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से यह प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नतम संभावित तापमान है। फर्स्ट दे रखा है -273 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, थर्ड दे रखा है -300 डिग्री सेल्सियस और फोर्थ दे रखा है 1 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूनतम संभावित तापमान जो होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस है, जिसको 0 केल्विन भी कहते हैं। -273 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में जो मान होता है वह 0 होता है। तो इस प्रकार से जो न्यूनतम संभावित तापमान जो होता है वह 0 केल्विन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस।